ऐसा करें। पिछले क्लास में हम खत्म कर दिए थे क्या, बताओ पहले। खत्म हुआ था ना। देखो उसमें एक चीज बताए थे क्या, मैट्रिक्स पहले बता दिए थे और उसके बाद क्या बताए थे, फाइबर्स बता दिए थे। देखो अब स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच, मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच किया गया है, मतलब इधर लिखा गया है और इधर इसका फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें से मैच करके बताना है कि इस चारों में से कौन सही है, और कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो पीछे का ही कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाए हुए हैं। अब आंसर तुम लोग से पूछेंगे, चलो बताओ इसमें से ए नंबर के फेवर में कौन कौन है, हाथ उठाओ। बी नंबर, सी नंबर, पूरा हाथ उठाओ तुम सब तरह। हाँ सी नंबर कौन कौन तुम्हारा, जल्दी सोचो। हाँ हाँ ठीक है, इतना सोचेगा जी तुम लोग। सी सही है, ये गलत, ये गलत, ये देखो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल का काम क्या था, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और क्या था, एक्सक्रीशन। और ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है बताओ, पीसीटी और डीसीटी। तो आ जाएगा ना जी, इतना समय लगेगा ये सब। हाँ इतना समय नहीं लगना चाहिए ना, फटाफट, ठीक है ना। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ना कि समझाएं, क्या बोला तुम, स्क्वामस एपिथेलियम पहले पढ़ो क्या बोल रहा है, ये ब्रोंकियोल के बारे में बोल रहा है ना। ब्रोंकियोल्स में कभी स्क्वामस होगा कि सिलिएटेड होगा, सिलिएटेड ना होगा। कल ना बताया था कि म्यूकस को क्या कर रहा, वो नीचे से ऊपर की ओर ले आ रहा, ठीक है। हाँ कल हम फाइबर्स बताए थे, तो बताओ तीनों फाइबर का नाम बताओ, बताओ। हाँ हाँ उसके बाद कॉपी देख के भी नहीं बोल रहा, सबका कॉपी ओपन है, लेकिन दूसरा क्या था, और तीसरा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन क्या, एनिमल्स, कौन था, ठीक है। चलो देखो ये हो गया फाइबर्स। अब देखो अब हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सेल्स। लिखो, हेडिंग डालो सेल्स, इसका सेल्स देखो, रखो उधर, जगह नहीं है मेरे पास। चलो देखो अरे पहले कनेक्टिव टिश्यू में देखो, पहले मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, फिर उसका क्या फाइबर पढ़ाए थे, और उसके नीचे देखो क्या है, सेल है। तीसरा पार्ट पढ़ो इसका, सेल। कॉपी खोलवे नहीं करता लगता है घर में सब। चलो देखो, तो अब क्या होगा, ये सेल्स भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, मतलब इसमें भी क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। देखो तुम लोग लिखो जितना पढ़ा रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा तो समझ में आने लगेगा, अभी बीच का क्लास है। लिखो आर डिफरेंट टाइप, लिखो पहले। क्या है बताओ, क्या लिखे हैं, चलो लिखो, पहले समझाते हैं इसका ग्रीक। देखो लिख लिए तुम लोग,
हो गया। देखो किसी भी चीज को समझने के लिए पहले वर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट, यानी इसको तोड़ सकते हैं। तो देखो फाइब्रो मतलब क्या? फाइबर। क्या हो रहा? फाइबर। और ब्लास्ट मतलब क्या? जर्म। चलो लिख लो इसको। देखो तो क्या हुआ? फाइब्रो मतलब फाइबर, ब्लास्ट मतलब क्या हो गया? जर्म। अब देखो ये फाइब्रो, पहले लिखो लिखो लिखो, समझाएंगे। हाँ लिखो पहले। समझ में आया इस फाइब्रोब्लास्ट का मतलब? अब देखो ये क्या बोल रहा? फाइबर और ब्लास्ट मतलब क्या? जर्म। अब देखो ये फाइब्रोब्लास्ट क्या है? मोस्ट कॉमन फिक्स सेल है। कैसा है? फिक्स सेल। कहाँ पे रहेगा? तो कनेक्टिव टिश्यू में रहेगा। अब देखो ये फाइब्रोब्लास्ट है, यानी किसी चीज का ये फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब फॉर्मेशन करता है तो एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव। और इसी के साथ देखो होगा फाइब्रोसाइट, वो तो कोई चीज का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो वो कैसा होगा? इनएक्टिव की एक्टिव। बताओ। देखो तो जब भी ब्लास्ट का बात आएगा तो क्या बोलेंगे? एक्टिव फॉर्म में। क्या है? एक्टिव, यानी एक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी किसी चीज का ये फॉर्मेशन कर रहा। तो देखो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है? किसी चीज का फॉर्मेशन करना। अब क्या फॉर्मेशन कर रहा? वर्ड से पता चल रहा, फाइबर्स, यानी फाइबर्स का क्या कर रहा? फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहा। तो चलो इसको अलग से लिख लेना। अब इसके नीचे पॉइंट लिखाएंगे हम। पहले इसके शेप के बारे में जान लेते हैं। इसका शेप कैसा होता है? तो फ्यूजिफॉर्म लिखो, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल लिखो, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल। मान लिए देखो ये फंक्शन, इसका शेप हो गया। अब इसका फंक्शन देखो क्या है। हाँ इधर, हाँ देखो अब इसका फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। अभी बताया ना, फाइब्रोब्लास्ट मतलब किसी चीज का वो फॉर्मेशन कर रहा। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा? तो फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? तो फॉर्मेशन ऑफ फाइबर लिखो। इधर उधर भागेगा नहीं, फिक्स्ड पोजीशन पे रहेगा। हाँ फिक्स्ड रहेगा कनेक्टेड टिश्यू में। ये नहीं कि यहाँ पे है फिर उधर दूसरी जगह चला गया, फिक्स रहेगा। चलो लिखो फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, ठीक है। अब देखो जब फाइबर का बात हो गया बाबू, तो फाइबर में कौन कौन आता है बताओ? कोलेजन और तो देखो ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है तुम्हारा, फाइब्रोब्लास्ट ये सेल्स है। ये सेल्स किसका फॉर्मेशन कर रहा? तो फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा। हम तुम लोग को शुरू में कनेक्टिव टिश्यू लिखाए होंगे तो देखे होंगे कि सेल का एरो ऊपर की तरफ ले गए और लिखे हैं वहाँ क्या? सिक्रीट लिखे हैं ना। तो देखो ये क्या कर रहा? तो फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन कर रहा। किसका किसका? तो कोलेजन का, इलास्टिन का और रेटिकुलर फाइबर का। मतलब तीनों फाइबर का फॉर्मेशन कौन कर रहा? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल कर रहा। यानी कि ये ब्लास्ट का मतलब ही फॉर्मेशन हुआ। समझे बात को? और तो वर्ड तोड़ दिए थे फाइबर मतलब। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, समझ में आ रहा है? चलो लिखते चलो। हाँ फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोप्रोटीन। चलो लिखो इसको।
चलो लिखो, समझाते हैं इसको। हो गया, समझा? देखो बात करें इसके फंक्शन का, तो पहला पॉइंट तो समझा दिए कि ये फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स और ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स कैसा बताए थे हम? सेमी सॉलिड था कि कैसा था? और कैसा? जेली लाइक था ना? और क्या था? और बता। हाँ, और कुछ बोले थे? ट्रांसपेरेंट नहीं बोले थे? समझ का बात को ना? अब देखो थर्ड पॉइंट, हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन वुंड रिपेयर। अच्छा, तुम लोग कभी कभी फील करते होगे कहीं चोट लगता है तो क्या रिपेयर होता है? क्या होता है? जैसे कि छिल गया, स्किन छिल गया, अब ब्लड आया, ठीक है, तो वहाँ पे ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। देखते हो क्या है? फाइबर सी ना है, क्लॉट कर रहा है वहाँ पे, ब्लड क्लॉट कर रहा है। वो क्लॉट वाला मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे तो क्या होता है? वुंड को, मतलब घाव को क्या करेगा? रिपेयर करने में काम करेगा। तो कौन? कोलेजन्स फाइबर्स। तो देखो क्या, देखो हम लोग के बॉडी में है ना क्लॉटिंग फैक्टर्स चलता है, ठीक है ना? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्या बोलते हैं उसको? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? तुमको बीमारी हो जाएगा। कौन सा? हीमोफीलिया। समझ का बात को? हीमोफीलिया मतलब अगर कट गया तो फिर ब्लड कभी रुकेगा ही नहीं। समझ के बात को? और नहीं रुकेगा तो तुम क्या जिंदा रह जाओगे? नहीं रह पाओगे। तो डिजीज चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे ये सब, ठीक है? तो देखो कोगुलेशन मतलब क्या होता है? ब्लड को कोगुलेट करना। कोगुलेट मतलब क्या? जमा करना, यानी थक्का बनाना। अगर तुम्हारा कहीं कट गया तो उस समय बॉडी में काम कर रहा कौन? कोगुलेशन काम कर रहा, तभी तो उस ब्लड को क्या रोकने का काम कर रहा, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में भी पढ़ाएंगे, और डिजीज जब पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे हम? वहाँ पे जेनेटिक्स वाला में, ठीक है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस है तो वहाँ पे हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखो अब क्या हुआ, देखो हैव इंपॉर्टेंट रोल इन वुंड रिपेयर और फॉर्मेशन ऑफ क्या? स्कार टिश्यू। समझ रहे? स्कार टिश्यू मतलब क्या हुआ बताओ? कटता छटता है तो देखते हो कैसा टिश्यू होता है, लगता है कि रिपेयर किया हुआ है, हल्का हल्का लाइनिंग टाइप का। देखोगे माइक्रोस्कोप से तब ना दिखेगा, ऊपर से तो दिखेगा नहीं। तो कैसा हो जाएगा? एस्कार टिश्यू हो जाएगा। समझ का बात को? अब देखो जब इसका बात कर लिए, अब देखो दो तरह का चीज़ होता है यहाँ पे। देखो पहला एक नोट करके लिखो यहाँ पे, इसको मिटा दें हम। देखो पहला है क्या? फाइब्रोब्लास्ट। क्या है बाबू? ये कैसा है? और एक है दूसरा फाइब्रोसाइट्स। नोट करके लिखना। देखो इसमें एक्टिव कौन है और इनएक्टिव कौन है? हाँ चलो ठीक है, तो लिख लो वहां पे तुम लोग, इज फंक्शनली एक्टिव। कैसा है बाबू? तो ये फंक्शनली एक्टिव है, और ये कैसा है? इनएक्टिव। चलो लिख लो अब तो। हाँ अच्छा, अब इतना समझाया तुमको नहीं समझा? देखो क्या बता रहे थे? फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर का फॉर्मेशन कर रहा। जब तक वो एक्टिव नहीं रहेगा तब तक क्या कैसे फॉर्मेशन करेगा? यानी फॉर्मेशन हो चुका है तब तो फाइब्रोसाइट्स है, और जब फाइब्रोसाइट्स है तो क्या हो गया? अब वो कोई चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? फॉर्मेशन नहीं ना करेगा जी। साइट्स मतलब क्या हो गया? सेल ना हो गया। इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट वही ना, उसी का नटा है। तो देखो हाँ, फाइब्रोब्लास्ट जब रहेगा ना तब वो क्या करेगा? कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करेगा,
हाँ, और जब फाइब्रोसाइट्स आएगा तो वो कैसा फेज में चला जाएगा, इनएक्टिव फेज में चला जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट, मतलब इस फाइब्रोब्लास्ट से फाइब्रोसाइट्स आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट इनएक्टिव हो जाएगा ना। अब ये क्या कर देगा, अपना पूरा काम कर चुका है, ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। चलो अब दूसरा हम लोग डालेंगे मास्ट सेल। चलो बाबू दूसरा हेडिंग डालो मास्ट सेल। शेप कैसा रहेगा, राउंड और ओवल टाइप का। हिपेरिन तुम लोग को पढ़ाए थे कहीं, याद करो। हिपेरिन अभी किसका बात कर रहे थे, क्या है, एंटी कोगुलेंट हिपेरिन। देखो मास्ट सेल क्या रिलीज कर रहा है, हिपेरिन, और हिपेरिन का काम क्या है, वर्ड नहीं पकड़ता है, एंटी ना लिख दिया तो कोगुलेशन का अपोजिट हो गया, यानी कि ब्लड को जमने नहीं देगा। तो एंटी कोगुलेंट का काम कौन कर रहा है, हिपेरिन। मान लो किसी को ब्रेन हेमोरेज हुआ, समझ रहे हो बात को, हेमोरेज मतलब क्या होता है बताओ, माथा फट गया, क्या रुक जाता है, देखो क्या होता है, मान लो कि ब्लड प्रेशर बहुत अमाउंट में इंक्रीज कर गया, बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। अब वो ब्लड प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर आ गया, यानी ब्लड में, बॉडी में ब्लड का जो है फ्लो कैसा होने लगा, बहुत तेजी से होने लगा। कैसा होने लगा, बहुत तेजी से होने लगा। यानी ब्रेन में क्या हो रहा, ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा, क्या हो रहा बताओ, क्लॉट होना, यानी ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा उसका क्लॉट हो जाना। क्लॉट मतलब क्या, जम जाना, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमोरेज बोलते हैं। अब देखो जब वो ब्रेन हेमरेज हुआ तो अब वो जो ब्लड क्लॉट किया, हम वो ब्लड प्रेशर का बात कर रहे थे, अभी हेमरेज का बात कर रहे हैं, सुनो उसको भी बताएंगे। तो देखो अब क्या कर रहा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया किसी कारण से, अब उस क्लॉटिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, क्या, हिपेरिन, ताकि वो ब्लड क्या हो, पतला हो और फिर से वो क्या करे, अपने रिदम में फ्लो करने लगे। तो क्या हुआ, हेमोरेज मतलब समझे, ब्लड का क्या होना, क्लॉट होना, जम जाना, उसको क्या बोलते हैं, हेमोरेज बोलते हैं। अब देखो जब हेमोरेज, तो हिपेरिन का काम क्या है, तो देखते होगे लैब में क्या रहता है, एक मतलब देता है ना तुमको, डब्बा देता है ना, जो भी बोलते हैं उसको, उसमें क्या रहता है, पहले से हिपेरिन डाला रहता है। क्या डाला रहता है, हिपेरिन। क्यों हिपेरिन डाला रहता है, क्योंकि वो ब्लड का जब सैंपल लिया, उसमें स्लाइड में जो भी सैंपल लिया, तो वो क्या करे, जमे नहीं, क्या करे, क्योंकि अगर ब्लड को डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा उसमें, तो फिर कैसे तुम उस ब्लड का सैंपल लेके फिर उसका टेस्ट करोगे। तो उसमें पहले से क्या डाला रहता है, तो यही एंटी कोगुलेंट डाला रहता है। क्या डाला रहता है, हिपेरिन, यानी कि उसमें जमे नहीं, क्लॉट नहीं हो। तो क्या हुआ, तो देखो मास्ट सेल से क्या रिलीज किया, हिपेरिन रिलीज किया, और हिपेरिन का काम क्या है, एंटी, एंटी मतलब क्या, अपोजिट। तो किसका अपोजिट काम कर रहा, कोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब क्या होता है, जमना, क्या होता है, जमना। अब इसको जमने नहीं देगा, तो जमने का मतलब क्या, पतला कर देना, समझ गए बात को। तो एंटी कोगुलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट। तो देखो पहला हो गया, अब दूसरा लिखो इसमें, इंजेक्शन के थ्रू करके, और बहुत सारा मेथड होगा, या फिर सलाइन मरता है, लेकिन माइनर होता है और मेजर होता है, ठीक है ना। माइजर ब्रेन हेमरेज, और क्या, घर में तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना होगा, हॉस्पिटल में सलाइन भी चढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इसको पढ़ाएंगे डिजीज में, ठीक है ना। जब हार्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ पे पढ़ाएंगे हम। हो गया, इसको समझ में आया तुम लोग को? चलो अब दूसरा लिखो बाबू, अब दूसरा लिखो हिस्टामिन। क्या बाबू? अच्छा बताओ, तुम लोग बोलते हो ना कि यहाँ इचिंग हो रहा है, यहाँ इचिंग हो रहा, क्या हो रहा? ये हिस्टामिन रिलीज कर रहा है। हिस्टामिन क्या है? ये एलर्जिक रिएक्शंस। क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। यानी कि तुमको कहीं पे बॉडी में इचिंग हो रहा, तो किसका? तो हिस्टामिन रिलीज कर रहा। किस सेल से रिलीज कर रहा? तो मास्ट सेल से रिलीज कर रहा। और क्या कर देगा? इन्फ्लामेशन कर देगा। क्या करेगा? इन्फ्लामेशन। वहाँ पे क्या होगा? स्वेल कर जाएगा। तो लिखो हिस्टामिन में, वही होगा, ऑफिस में ही होगा, टेबल पे होगा, देखो। समझ में आ रहा? चलो हिस्टामिन लिखो। देखो वैसोडायलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको? वैसोडायलेटर। अब बताओ, तुम बताओ, वैसोडायलेटर पहले लिखोगे? पहले लिखो, समझाएंगे फिर एकदम। देखो ये सब रटना नहीं है, मतलब दिमाग में बैठा लो कॉन्सेप्ट, बार बार ने इसको देखना है कॉपी। वैसोडायलेटर बताते। देखो स्नेक बाइट कर लिया तो उस समय आदमी क्या करता है? बहुत प्रेशर में आ जाता है कि हमको सांप काट लिया। क्या कर दिया? सांप काट लिया। अब तो हम गए ऊपर। देखो होता क्या है कि ब्लड में पॉइजन को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर चाहिए। अभी हम नॉर्मल खड़े हैं, मेरा ब्लड प्रेशर क्या होगा? नॉर्मल होगा, 120/80 है। अचानक से आया सांप उधर से और हमको काट लिया। अब क्या हो गया? हम टेंशन में आ गए कि हमको तो सांप काट लिया, अब तो हम क्या बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसमें क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा वैसे पॉइजन भी तो बढ़ेगा। जो काटा वहाँ पे स्नेक, उसके साथ ब्लड के स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा ना। अब वो जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ते जाएगा वो पॉइजन भी उसके साथ बढ़ते जाएगा और ऑटोमेटिक जाके कहाँ चला जाएगा? ब्रेन के पास चला जाएगा और तुम्हारा डेथ हो जाएगा। इसलिए कभी भी सांप काटे तो आदमी को पूरा टेंशन में नहीं आना चाहिए। और वाजिब है कि टेंशन तो होगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखो ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा वैसे टॉक्सिक भी उसका इंक्रीज करने लगेगा। अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर उस समय लो रहता है तो तुम्हारा पॉइजन भी धीरे धीरे जाएगा, तब तक तुम क्या होगा? हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो एंटीडोट मिल जाएगा तो क्या होगा? बच जाओगे तुम। अब देखो स्नेक के बाइट में क्या करते हैं, क्या देते हैं जिसके कारण से पेशेंट बच जाता है? बताओ तो जरा। देखो स्नेक बाइट, मान लो जैसे कोबरा काटा या कोई और सांप काटा, अगर उसका मिल गया, क्या मिल गया? एंटीडोट मिल गया उसी स्नेक का, और तुमको पता भी है क्या कि हमको वही स्नेक काटा है, तो तुमको पता है कि हमको ये सांप काटा है, अब उसी का एंटीडोट तुरंत डाल देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। नहीं तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो उसको थोड़ा पता है कि तुमको कौन सांप काटा है। वो तो ट्राई करेगा ना, वो तो ट्राई करेगा कि कौन दे हम जो काम कर जाए जल्दी से। समझ रहे बात को? समझ रहा ना? तो अगर तुरंत पता चल जाए, सटीक पता चल जाए, तो उसका एंटीडोट डालने पे क्या होगा? पेशेंट बच जाएगा। ठीक है, तो सब किसका खेल है? तो पॉइजन का सर्कुलेट करना भी हाई ब्लड प्रेशर का खेल है। किसका है? हाई ब्लड प्रेशर का। अब देखो हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन पे आते हैं, वैसोडायलेटर। अब समझो ब्लड वेसल्स, मतलब जिसे ब्लड मूव कर रहा है उसको क्या बोल रहा है? वेसल्स बोल रहा है। अब देखो उसको क्या कर रहा है? एक होता है डायलेट। क्या होता है बाबू? एक होता है डायलेट और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्ट। देखो डायलेट मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? बताओ। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सिकुड़ जाना। और डायलेट मतलब क्या होता है? फैलना, मतलब किसी चीज़ का फैल जाना। तो ये हिस्टामिन जो किसका काम कर रहा? वैसोडायलेटर, मतलब वेसल्स को क्या कर रहा? डायलेट कर रहा, यानी फैला रहा। समझ रहे हो? और ये क्या है? कंस्ट्रिक्शन। तो इसी जगह पे क्या लिख देंगे? वैसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब पतला कर रहा उसको वेसल जो है वो मोटा था तो क्या हुआ? अच्छा से ब्लड का फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे वो कंस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या अब अच्छा से ब्लड फ्लो होगा? नहीं होगा। तो उसको वैसो कंस्ट्रिक्टर बोलेंगे। और जो वैसो डायलेटर होता है वहाँ से ब्लड फ्लो होगा। तो हिस्टामिन का काम क्या है? हिस्टामिन कैसा चीज़ है? तो वैसो डायलेटर है, यानी वैसल्स को क्या करेगा? फैलाने का। तो लिखो इसको, वैसो डायलेटर पहला पॉइंट। अब समझाने की जरूरत है? समझ गई ना? वैसोडायलेटर इंक्रीज कैपिलरी। क्या होता है? ब्लड कैपिलरी। समझते हो ना? उसको क्या करा रहा?
अच्छा आएगा बाद में। कैपिलरी होता है ना कि उधर से ब्लड आ रहा, बीच में कैपिलरी रहेगा, फिर उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा ऐसे करके, और इस बीच में कैपिलरी टाइप का बना रहेगा, फिर इधर बताएंगे। वेन और आर्टरी समझते हो ना, बाद में आएगा, बेसिक क्लास में पढ़ाए थे हम इसको। देखो इतना समझ में आ रहा ना कि ब्लड का फ्लो को बढ़ा रहा, क्योंकि ये कैसा है, वैसो डायलेटर है। समझ में आ रहा जी? कोई दिक्कत? क्या काउच कर देगा? जब ये वैसोडायलेटर इंक्रीज कर देगा कैपिलरी परमिलिटी को, तो क्या करेगा? इन्फ्लामेशन करा देगा और एलर्जी काउच करा देगा। समझ गए बात को? अब देखो, जब एलर्जी काउच कराया तो तुमको डॉक्टर क्या लिखेगा? एंटी एलर्जिक लिखेगा, इसको रोकने के लिए, यानी इसका जो सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या करेगा? रोकेगा। तो एंटी एलर्जिक डाल देंगे। क्या कर देंगे? एंटी एलर्जिक डाल देंगे। ठीक है, एंटी हिस्टामिन नहीं, एंटी एलर्जिक। जब एलर्जी हुआ है तो यहाँ पे क्या डालेंगे? एंटी एलर्जी। हो गया? मिटा इसको। अब देखो, वैसोडायलेटर का बात हो गया, अब वैसो कंस्ट्रिक्शन का बात हो रहा। ठीक है, तो सेरोटोनिन क्या बाबू? देखो सेरोटोनिन क्या है? कंस्ट्रिक्टर की डायलेटर, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब क्या करा रहा? ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा। कंस्ट्रिक्ट मतलब क्या? हाँ, लिखो सेरोटोनिन के बारे में। समझ में आ रहा जी? मसल रिलैक्सेंट, हाँ ANT। चलो देखो, ये खत्म हो गया तुम्हारा क्या? सेल। कौन सा सेल खत्म हो गया? चलो तीसरा नंबर हेडिंग डालो। देखो मैक्रोफेजेस सेल, सुनो मेरे तरफ देखो। कल हम क्या बताए थे? स्प्लीन पढ़ाए थे कुछ? क्या बोलते हैं? यानी कि आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान, जो भी है। चलो देखो, ये जो बॉडी में जो मैक्रोफेजेस सेल है, इसका काम क्या है? देखो ये मैक्रोफेजेस सेल जो है ना, ये क्या करता है कि ये इसका नज़र टिका हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आरबीसी है, लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन में जाके। कहाँ हो गया? स्प्लीन में। लिखोगे नहीं, दिमाग में घुसाओ इसको पहले। देखो ये मैक्रोफेजेस सेल करता क्या है? इतना चतुर होता है, इतना चालाक होता है। ये क्या करता है? देखते रहता है कि कौन सा सेल अपने यंग स्टेज से बुढ़ापा की तरफ जा रहा। समझ रहे हो बात को? ये देखते रहेगा कि अच्छा या इसका लाइफ स्पेन 120 दिन है। ये क्या हुआ? जब शुरू का ये इनिशियल फेज में होगा, स्टार्टिंग फेज में होगा, तो आरबीसी कैसा होगा? यंग होगा।
जैसे जैसे ये कहाँ चल जाएगा 120 डेज के पास जाएगा तो क्या हो रहा, यंग से किधर की ओर बढ़ रहा, तो ये अपने एज सेल की तरफ बढ़ रहा, किधर बढ़ रहा, एज सेल की तरफ, मतलब बुढ़ापा की तरफ जा रहा। और ये मैक्रोफेजेस का काम ही है कि सेल को खोज के मारना, समझ रहे हो। ये देखा जैसे कि सेल का शेप बिगड़ा, यानी जब ये आरबीसी यंग स्टेज में होगा तो कैसा होगा, अच्छा दिखता होगा उसका शेप तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जैसे ही गया बुढ़ापा स्टेज में इसका शेप चेंज हो गया। तो मैक्रोफेज क्या बोला, देखा वो कि इसका शेप चेंज हो रहा, अब इसका बॉडी में कोई काम नहीं है, बस खोज के पकड़ के उसको क्या करेगा, मार देगा। तो मैक्रोफेजेस सेल का काम यही है बॉडी में। तो स्प्लीन में भी क्या रहता है, तो मैक्रोफेजेस सेल रहता है, क्या रहता है, मैक्रोफेजेस सेल रहता है। अब ये आरबीसी शुरू का दिन में अपना यंग स्टेज से बुढ़ापा की तरफ गया, अब इसका 120 दिन पूरा हो गया, यानी ये पूरा ही तरीका से बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने का मतलब एज सेल हो गया, क्या हो गया, एज सेल हो गया। अब मैक्रोफेज देखा कि अब ये अपने एज सेल की तरफ गया, बस क्या किया, स्प्लीन में जो मैक्रोफेज सेल था इस आरबीसी को लाया, यहाँ पहुंचा और इस आरबीसी को यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मैक्रोफेजेस सेल का काम क्या है बॉडी में बाबू, किसी भी सेल को उस शेप को देखता है कि अगर वो सेल यंग स्टेज में कैसा था और बुढ़ापा में चेंज हुआ, जैसे सेल का शेप चेंज होगा बस उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गए बात को। तो ये हाँ स्प्लीन में भी होता है, बहुत जगह मैक्रोफेजेस सेल होता है, ऐसा नहीं कि केवल स्प्लीन में है। हम एक स्प्लीन को उदाहरण में लेके बताएं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोलते हैं, तो समझे क्या हुआ, यानी कि आरबीसी का शेप चेंज हो गया, यंग स्टेज में कुछ और था और बुढ़ापा में गया तो कुछ और हो गया। मैक्रोफेज को पता है कि इसका यंग में कैसा शेप होगा और बुढ़ापा में कैसा होगा, तो जैसे एज सेल होगा उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मैक्रोफेज सेल का काम ही है। चलो अब इस मैक्रोफेजेस सेल में कुछ लिखो, इसको बोलते हैं हिस्टोसाइट। क्या बोलते हैं बाबू, कुछ लिखो पॉइंट, हिस्टोसाइट लिखो जल्दी जल्दी। आर डिराइव्ड फ्रॉम, आखिर आया कहाँ से, तो कहाँ से आया, मोनोसाइट। कहाँ से आया, मोनोसाइट। ब्लड पढ़ाए थे ना तुम लोग को जी, क्या क्या पढ़ाए थे बताओ। मोनोसाइट क्या होता है, WBC है कि RBC है, सब भूल गया। क्या क्या पढ़ाए थे बताओ तो, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट सब पढ़ाए हुए हैं, भूल गया सब। देखो याद रखना, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट ये क्या लिखे हैं, जानते हो, MLA MP समझते हो ना। MLA विधायक क्या होता है, नेता सब, MLA। तो देखो ये क्या हो गया, ए ग्रेनुलोसाइट हो गया, क्या हो गया, तो इसमें कौन कौन आएगा, मोनोसाइट और कौन आएगा, लिम्फोसाइट। याद रखने के लिए, जब ये याद रहेगा तो क्या ग्रेनुलोसाइट अपने आप छट जाएगा। समझ गए बात को, समझे बात को। तो 5 तरह का होता है, पता है ना। अब कौन कौन होगा तुम लोग छाट लेना तो याद रहेगा ना। तो किसका पार्ट है ये बताओ, अरे इसको पकड़ो यहाँ पहले। ए डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से है, आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट।
देखो WBC, ए टाइप ऑफ WBC, WBC में क्या आ रहा, मोनोसाइट आ रहा, और मोनोसाइट किसका है, तो समझ गया बात को, ये ट्रिक है याद करने का, समझा? अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? WBC में कितना पार्ट होता है टोटल, निकालो NCERT निकालो, ब्लड चैप्टर कौन ने लाया है? WBC पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, उसको छोड़ो, और लंबा चला जाएगा क्लास। देखो अब सिंपल सा बात समझ लो, दो तरह का ब्लड होता है बॉडी में, एक रेड ब्लड सेल और एक वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट भी होता है, ठीक है? तो देखो WBC का पार्ट कौन है, तो मोनोसाइट है, ठीक है? अब देखो मोनोसाइट में क्या, दो तरह का, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या, जिसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और ए ग्रेनुलो मतलब क्या होता है, ए मतलब नॉट, और ग्रेनुलो मतलब क्या, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसका क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। तो मोनोसाइट किसका पार्ट हुआ, तो WBC का हुआ, किसका पार्ट हुआ? तो देखो डिराइव्ड कहाँ से हो रहा है मैक्रोफेज, बताओ कहाँ से आया मैक्रोफेज, चलो बना। WBC का दो पार्ट है, हाँ हाँ ये हुआ, समझ गए बात को ना? चलो डायग्राम बनाओ, इसको तुम लोग रिवाइज करो थोड़ा सा, हर चीज़ कितना बताते रहेंगे, बता चुके हैं हम उतना बार। क्या हो रहा, मोनोसाइट का साइज डिक्रीज कर रहा, किस में, ब्लड में। लिखो इसको, डायग्राम बनाओ जल्दी से। comes outside by diapedesis. Macrophages. बाय डायपेडेसिस, डायपेडेसिस मतलब होता है मूवमेंट, मूव करना, क्या करना, मूव करना। तो देखो ब्लड में क्या होगा, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में क्या, ब्लड, अब ब्लड में क्या, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का साइज डिक्रीज करेगा तो कैसा होगा, मैक्रोफेज का साइज इंक्रीज करेगा, तभी तो सेल्स को पकड़ के वो डिस्ट्रॉय करेगा। समझ रहे बात को ना? तो ये इसका क्या हुआ, मैकेनिज्म हुआ। और यहाँ पे डायपेडेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। क्या होगा, ये हो गया। हाँ तो मैक्रोफेज एक ही जगह है रहता है कि सब जगह रहता है मैक्रो? आरबीसी को ख़त्म करता है। तो आरबीसी से मैक्रोफेज को क्या मतलब है, आरबीसी ख़त्म कर रहा, आरबीसी को कौन ख़त्म कर रहा? अब मैक्रोफेज कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेल्स में, स्प्लीन के अंदर ना प्रेजेंट रहता है मैक्रोफेज। तो इसको लेना क्या लेना देना उससे, बताओ क्या समझ रहा तू? तुम्हारा कहने का मतलब आरबीसी को खत्म करता है तो डब्ल्यूबीसी में कैसे आ गया? तो हम क्या बताए थे, डब्ल्यूबीसी भी तो सेल ही है, वाइट ब्लड सेल, उसके पास मैक्रोफेज नहीं रहेगा।
एक ही जगह बताया मैक्रोफेजेज नहीं ना, जब सेल्स WBC को ख़त्म नहीं कर रहा, रहता है मैक्रोफेजेज। हाँ, और WBC तुम अलग से ब्लड निकालोगे, पहले ही बताओ। सब तो RBC के अंदर ही ना है, उसको हम कलेक्ट करते हैं ना। ब्लड चैप्टर पढ़ाए थे तुम लोग को उस दिन, एक बार रिवाइज नहीं किया तुम लोग, इसीलिए तुम लोग को दिक्कत हो रहा। क्या मोनोसाइट होगा, डिक्रीज करेगा तो मैक्रोफेजेस का साइज इंक्रीज कर जाएगा। हाँ WBC। चलो लिखो। लार्ज और इरेगुलर होगा। एमोबॉइडल मूवमेंट होगा, कैसा होगा? हाँ, मूवमेंट इसका कैसा होगा? हैव कैपेसिटी ऑफ एमोबॉइडल मूवमेंट, यानी मूव करेगा तभी तो करेगा कुछ। एमोबॉइडल अमीबा समझते हो, उस कैसे कैसे चलता है, उसी टाइप का मूवमेंट रहेगा। देखो फंक्शन क्या है, तो फेगोसाइटोसिस होगा। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, फेगोसाइटोसिस बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। हाँ, एक मिनट देखो, जैसे फेगोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को फेगो मतलब क्या, खा रहा, यानी निगलना, इनगल्फिंग, फेगोसाइटोसिस। तो मैक्रोफेजेस कैसा है? फेगोसाइटोसिस नेचर का है। किस नेचर का है? यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से क्या हुआ, कोई बैक्टीरिया इन किया तो उसको क्या करेगा, मैक्रोफेज सेल खा जाएगा, यानी कि उसको इनगल्फ कर जाएगा, मतलब कि खत्म कर देगा। तो किस नेचर का हुआ? तो फेगोसाइटोसिस। और RBC को भी तो वही कर रहा है। RBC को क्या कर रहा? अल्टीमेटली तो वही कर रहा ना, फेगोसाइटोसिस। तो इसका फंक्शन कैसा हो जाएगा मैक्रोफेजेस का? तो फेगोसाइटोसिस नेचर का होगा। तो लिख लो फेगोसाइटोसिस में, ऑफ फॉरेन सब्सटेंस बैक्टीरिया लिख लो। बाहर से ना है, बैक्टीरिया तो बाहर से नहीं इन करेगा बॉडी के अंदर, तो फॉरेन सब्सटेंस हो गया। और ऑल्ड अभी क्या बताया, किस सेल को खत्म करता है? तो ओल्ड सेल को, ओल्ड सेल एंड RBC। समझ गए बात को? तो ये मैक्रोफेजेस का काम हुआ। ये सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के बहुत काम आएगा। अभी देखो इतना बात हो गया, इतना बस इसको ध्यान में रखना। कैसा नेचर का? फेगोसाइटोसिस। अब तुम लोग से कोई पूछेगा कि RBC का डिस्ट्रॉयड कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे? स्प्लिट। आखिर क्यों डिस्ट्रॉय होता है पता चल गया ना? अब कौन का, किसके कारण? यही ना करता है उसको। क्यों करता है? क्योंकि वो सेल। अब चलो लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहता है, मिटा रहे इसको। लिखो डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रोफेजेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
कफर सेल इन लीवर, यहाँ लिखो। कनेक्टिव टिश्यू, हाँ हो गया। लिटोरल सेल, बोन मेरो, बोन मेरो समझते हो क्या होता है बोन मेरो? वेजिटेरियन कौन है, नॉन वेजिटेरियन कौन है इसमें? अच्छा दोनों एक ही चीज़ बोल दिए क्या? नॉन वेज कौन खाता है? बोन मेरो देखो कभी, कहाँ रहता है? कहाँ पे? चिकन के पीस में? हाँ हाँ चिकन खाते हो ना, उसका लेग पीस के अंदर क्या रहता है उसके अंदर में? तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, बोन के अंदर में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका? तो आरबीसी का, क्या बोन मेरो। तो देखो बॉडी में भी तो बोन है बहुत तरह का, तो बॉडी में क्या है, फ्लैट बोन है और बहुत सारा बोन है जहाँ जहाँ फॉर्मेशन होता है किसका, बोन मेरो का। ठीक है, पढ़ाएंगे बोन वाला चैप्टर में। इतना जगह इसका हुआ। अब बच गया तुम लोग का 2 गो सेल और, एडिपोसाइट, एगो और कौन बच गया, प्लाज्मा सेल और प्लाज्मेटोसाइट। अगले क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है।